में हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि व्हाइट टावर के 36वें फ्लोर पे चल रहा होता है, जहां पर वो चलते हुए अपने मन में कहता है कि मैं ब्लैक टावर को हमारे ऊपर इतनी आसानी से हमला नहीं करने दे सकता। और उन्होंने सोचा भी कैसे कि वो व्हाइट टावर की जगह ले सकते हैं। और ये एक अच्छी बात है कि फ्रैंक अब लेवल 4 का हो चुका है, जिससे वो पहले से तो ज़्यादा ताकतवर हो ही गया है। और ये सब उसी स्पिरिट के कारण हुआ। मुझे लगा नहीं था कि मैं उस स्पिरिट को इतने सालों बाद भी याद रहूंगा। और यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर किसकी बात कर रहा है वो हमें आगे बताया जाएगा। फिर हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारी मेन कैरेक्टर ने फ्रैंक के लिए उस स्पिरिट को समन किया था, जहां पर वो स्पिरिट हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, अबे होए, तूने मुझे पागल समझाया क्या? सबसे पहले तो तुम मुझे समन करता है और अब तू चाहता है कि मैं इस दूसरे लड़के के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाऊं। और हमारा मेन कैरेक्टर उस स्पिरिट को इतनी जोर से चिल्लाते हुए देखकर कहता है, अरे शांत हो जाओ, एक बार मेरी बात तो सुनो। पर वो स्पिरिट शांत होने के बजाय और भी ज्यादा चिल्लाने लगता है और कहता है, तू मुझे शांत कराएगा। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, सेलेब्रियन ऑफ साइलेंस, जाकर उसे बता दो कि मैं अब वापस आ चुका हूं। और इस बात को सुनकर तो स्पिरिट को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई स्पिरिट किंग का नाम अपने मुंह से लेने की। पर तभी वो चौंक जाता है क्योंकि स्पिरिट किंग खुद वहां पर आ गई होती है और वो स्पिरिट से कहती है, जो भी तुम्हें ऑस्कर करने को कह रहा है तुम वही करो। फिर वो स्पिरिट हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, क्या तुम एक नॉर्मल इंसान हो जिसने स्पिरिट किंग को यहां पर बुला लिया? ना, मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं मान सकता। आई एम डैम श्योर तुम एक ताकतवर इंसान हो, तो बताओ मुझे तुम हो कौन? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे यार, अगर मैं तुझे अभी बताऊंगा भी तो भी तुझे कुछ समझ में नहीं आने वाला है, इसीलिए जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं तुझे फुर्सत से सब बताऊंगा। जिसे सुनकर वो स्पिरिट कहता है, तो ठीक है। और स्पिरिट किंग ने भी मुझे हाँ कर दी है कि मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं पर एक सिंपल ट्रांसप्लांट बना सकता हूँ, जिस बात के लिए हमारा मेन कैरेक्टर भी मान जाता है। फिर वो स्पिरिट हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि स्पिरिट किंग ने मुझे एक और बात कही है कि तुम अपना प्रॉमिस इस बार मत भूलना। और ये सब याद करते हुए हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि इस बार मैं अपना प्रॉमिस पक्का पूरा करूंगा, क्योंकि पिछली लाइफ में मेरी मौत बहुत अचानक से हो गई थी, इसीलिए मैं तुम्हारा प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। और मुझे ये भी याद है कि उस समय तुमने व्हाइट टावर की बहुत मदद की थी, तो इस बार मैं ये तुम्हारा कर्ज तुम्हें ब्याज समेत लौटाऊंगा। और ये सब कहते हुए हमारा मेन कैरेक्टर अपने लेक्चर की सारी डिटेल पढ़ रहा होता है, जिसे पढ़कर वो कहता है, तो आज मुझे बहुत सालों बाद फिर से पढ़ाना होगा। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। रूमी क्लास के अंदर एक ऑरेंज बॉल वाले लड़के को दिखाया जाता है जो कहता है, और भाई लोग कैसे हो, कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गए? और वैसे जो आज लेक्चर होने वाला है वो तो लेवल 3 से ऊपर वाले लोगों के लिए है ना, तो मुझे तो यहाँ पर कोई लेवल 3 से ऊपर का दिखाई नहीं दे रहा। जिसके रिप्लाई में वहां पर बैठी येलो बॉल वाली लड़की कहती है, मुझे लगता है कि लेवल 3 से ऊपर वाले मेजेस को बेसिक मैजिक का लेक्चर लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये बात सुनकर उसके पीछे खड़ी लड़की कहती है, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, पर यह लेक्चर वाइस मास्टर ने खुद लगवाया है, तो मुझे लगता है ये लेक्चर बहुत मजेदार होने वाला है। और वो येलो बाल वाली लड़की कहती है, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, आज हमें कोई बड़ा मेज आकर पढ़ाने वाला है। और तभी उनके पीछे से एक लड़का कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि व्हाइट टावर के पास इतना पैसा है कि वो एक बड़े मेज को बुलाएंगे, वो भी एक बेसिक मैजिक की क्लास लेने के लिए? और हमें पता चलता है इस लड़के का नाम है डेमियन प्राउड, जो कि अपने प्राउड फैमिली का इकलौता लड़का है। फिर वहां पर वो लड़की डेमियन से कहती है, यार डेमियन, इतना नेगेटिव मत सोच, क्योंकि व्हाइट टावर फाइनली हमारे लिए क्लासेस लगा रहा है। और डेमियन कहता है, मैं नेगेटिव नहीं सोच रहा, मैं तो ये कहना चाहता हूं जो बाकी के मैजिक टावर्स हैं वो तो हाई लेवल मैजिक की क्लासेस लगा रहे हैं, वहीं हमारा व्हाइट टावर बेसिक मैजिक की क्लास क्यों लगा रहा है? अगर व्हाइट टावर के पास सच में इतना पैसा आ गया है तो उन्हें भी बड़े मेजेस को कहकर यहां पर हाई लेवल मैजिक की क्लासेस लगानी चाहिए। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहां पर आते हुए कहता है, बच्चों अब बहुत बातें हो गईं। जिसके आते के साथ ही वो साउंड बाइंड मैजिक का भी यूज कर देता है, जिसके बाद उन बच्चों को कुछ भी नहीं सुनाई देता है, यहां तक कि उनको खुद की भी आवाज नहीं सुनाई देती है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर क्लास के अंदर आते हुए कहता है, नाइस टू मीट यू, मेरा नाम है ऑस्कर क्रोशियन और आज से मैं तुम्हें बेसिक मैजिक के बारे में पढ़ाऊंगा। और हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर वहां पर बैठे सभी बच्चे शॉक हो जाते हैं और वहीं वो अपने मन में कहते हैं, एक लेवल 2 का मेज हमें पढ़ाएगा। और हमारा मेन कैरेक्टर भी उनके मन की बात समझ जाता है। जिसके बाद वो कहता है, मुझे पता है तुम बहुत निराश हुए हो मुझ जैसे एक लेवल 2 के मेज को तुम्हारे टीचर के रूप में देखकर। और हाँ, अगर तुम्हें मुझसे कोई दिक्कत है तो तुम मेरी क्लास को छोड़ के जा सकते हो, पर इसमें एक कंडीशन है, तुम्हें अपने आप को प्रूव करना होगा कि तुम्हें पूरा बेसिक मैजिक आता है, जिसके लिए मैं तुम्हें 10 मिनट देता हूं। और इस 10 मिनट में तुम्हें बस एक छोटा सा काम करना है, तुम्हें यह बोलना है कि मुझे तुम्हारी क्लास की कोई जरूरत नहीं है। और अगर तुम इस लाइन को इन 10 मिनट के अंदर बोल पाए तो मैं मान जाऊंगा तुम्हें सच में मेरी क्लास की जरूरत नहीं है। क्यों, ये तो बहुत आसान है ना? जिसके बाद हमें बच्चों को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कह रहे होते हैं, क्या ये आसान है? पहले तो इसने हमारी वॉइस को सील कर दिया और अब ये चाहता है कि हम बोलें।
और वहीं में दूसरे बच्चे कह रहे होते हैं कि अगर ये लड़का सच में लेवल 2 का है तो हम पक्का इसके मैजिक को तोड़ सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि इम्पॉसिबल हो। फिर हमें डेमियन को दिखाया जाता है, जो कि कहता है अगर मैं इसके मैजिक को तोड़कर बोल पाया तो मुझे इसकी क्लास लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि अपने मन में कहता है चलो देखते हैं इनमें से कौन सा बच्चा पहले मेरे मैजिक को तोड़ता है। और वैसे मैंने मेरे मैजिक में एक वीक स्पॉट छोड़ा है, जिससे इन बच्चों को मेरे मैजिक को तोड़ने में थोड़ी आसानी हो। पर तभी हमें दिखाया जाता है अब थोड़ा ही टाइम बचा होता है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या इनमें से कोई भी नहीं है जो कि मेरे मैजिक को तोड़ सकता है। पर तभी टाइम पूरा होने से पहले डेमियन उठकर चिल्ला पड़ता है, मैंने तोड़ दिया। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा, ये बच्चा जितना मुझे याद है ये एक बिगिनर लेवल का मेज है और इसका नाम है डेमियन प्राउड, जो कि अपनी फैमिली का इकलौता वारिस भी है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मैजिक को डिस्पेल करते हुए कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस डेमियन, सॉरी बीच में रोकने के लिए, पर तुम में से 95% लोग मुझे देखते तो हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो एक बार चेक कर लेना कि तुमने हमें सब्सक्राइब किया है या नहीं। तो चलिए फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मैजिक को डिस्पेल करता है। सभी बच्चे कहने लगते हैं आखिरकार अब हमें सुनाई दे रहा है, और एक बच्चा कहता है हाँ यार, मुझे तो लगा मैं बहरा हो गया। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है बस बस अब सभी शांत हो जाओ, क्योंकि तुम में से केवल डेमियन ने ही इस टेस्ट को पास किया है। और डेमियन कहता है हाँ, इसीलिए रूल्स के हिसाब से मुझे तुम्हारी क्लास लेने की कोई जरूरत नहीं है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ हाँ, जैसा तुम चाहो। पर वहीं डेमियन अपने मन में कह रहा होता है कि यार इस बंदे का क्लास में आने के बाद इंट्रो इतना तगड़ा था, तो मुझे तो देखना है पूरी क्लास कैसी होगी। पर अगर अब मैं कहूंगा कि मुझे तुम्हारी क्लास लेनी है तो सभी बच्चे तो मुझ पर हंसेंगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी कुर्सी से उठते हुए कहता है चलो डेमियन, तुम पहले बच्चे हो जिसने मेरे टेस्ट को पास किया है, तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक इनाम है, और वो इनाम है कि मैं तुम्हें कोई भी एक मैजिक सिखाऊंगा, तो जल्दी से मेरे पास आओ। जिसे सुनकर डेमियन हमारे मेन कैरेक्टर के पास आने लगता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर डेमियन से पूछता है वैसे डेमियन तुम्हारा फेवरेट मैजिक कौन सा है, और डेमियन बताता है विंड कटर। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तो चलो मुझे तुम्हारा विंड कटर ही दिखाओ। जिसे सुनकर डेमियन विंड कटर मैजिक का यूज करता है, जिससे उसके चारों तरफ विंड कटर घूमने लगता है। और हमारा मेन कैरेक्टर डेमियन के विंड कटर को देखकर कहता है तो चलो डेमियन, आज मैं तुम्हें विंड कटर सिखाऊंगा। और डेमियन कहता है पर मुझे तो विंड कटर आता है। और हमारा मेन कैरेक्टर उसके विंड कटर को पकड़ते हुए कहता है पर मुझे नहीं लगता कि ये कोई विंड कटर है, क्योंकि तुम्हारे विंड कटर में 2 प्रॉब्लम्स हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके विंड कटर को गायब करते हुए कहता है कि पहली तो ये प्रॉब्लम है कि तुम्हारा विंड कटर विंड से नहीं बना है। और डेमियन कहता है क्या, विंड से नहीं बना है, तुम कहना क्या चाहते हो? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है डेमियन, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे लिए विंड क्या है। और डेमियन कहता है विंड यानी तो हवा होती है ना। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं डेमियन, चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ। वाटर अगर पड़ा है तो वाटर है, और आग जल रही है तो वो आग है, पर अगर विंड नहीं चल रही है तो वो विंड नहीं है। जब हवा कॉन्स्टेंटली घूमती रहती है तभी उसे विंड कहा जाता है। इसीलिए जो तुमने मैजिक किया विंड कटर, वो असली में विंड कटर नहीं था। इसीलिए सभी व्हाइट टावर के मेजर्स को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि तुम्हारा मैजिक विंड से बना होना चाहिए, ना कि केवल हवा से। अगर तुम्हारे मैजिक में भी हवा लगातार नहीं घूम रही है तो वो आसानी से डेमियन के विंड कटर की तरह टूट जाएगा। फिर डेमियन पूछता है ये तो पहली प्रॉब्लम हो गई, दूसरी प्रॉब्लम क्या है? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम वो ये है कि तुम मैजिक स्पेल कास्ट करते वक्त अपने माना को बहुत ज्यादा वेस्ट करते हो, और अगर तुम अपने माना को वेस्ट करना कम कर दो तो तुम्हें दूसरे मैजिक को कास्ट करने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। और इस बात को सुनकर डेमियन कहता है पर तुमने तो मेरे मैजिक को पहली बार देखा है, तो तुम्हें इतना सब कैसे पता चल गया? जिस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है बेटा, मैं इस टावर का मास्टर रह चुका हूँ, तेरे जैसे मैंने कई लंगूरों को सिखाया है, और तू मुझे पूछ रहा है कि मुझे एक बार में देखकर कैसे पता चला? फिर वो डेमियन से कहते हैं चल डेमियन, तेरी कुंडली निकालते हैं। अगर तू प्राउड फैमिली से है तो तूने प्राउड फैमिली के कई मेजर्स को मैजिक यूज करते हुए देखा होगा, और तुम्हें उनका मैजिक यूज करना बड़ा कूल लगा, तो तूने भी सोचा कि तू भी मैजिक यूज कर सकता है। और मुझे लगता है कि तुमने उस समय विंड कटर मैजिक को देखा होगा, जो कि बेसिक मैजिक में सबसे हार्ड है, और तब तुमने बिना कोई बेसिक मैजिक ट्रेनिंग किए ही विंड कटर मैजिक को सीखना चालू कर दिया, जिससे तुम बहुत ज्यादा माना का यूज करने लगे। पर जब तुम धीरे धीरे बड़े हुए तब भी तुम्हारी ज्यादा माना यूज करने की आदत नहीं गई, जिससे आज भी तुम मैजिक यूज करते समय बहुत ज्यादा माना यूज करके उसे वेस्ट करते हो। और ये सब सुनकर डेमियन शॉक होते हुए कहता है पर तुम्हें ये सब कैसे पता चला? कहीं तुम CID से तो नहीं? फिर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा नाटक करते हुए कहता है अरे डेमियन बेटा, मैंने तुम्हें प्रॉब्लम तो बता दी, पर मैं उसे फिक्स तभी कर पाऊंगा जब तुम मेरी क्लास लोगे, पर तुम तो मेरी क्लास लेना ही नहीं चाहते। और डेमियन कहता है क्या, किसने कहा मैं तुम्हारी क्लास नहीं लूंगा? मैं तो तुम्हारी क्लास लूंगा। और ऐसा कहते हुए डेमियन अपनी सीट की तरफ जाने लगता है।
फिर हमें 3 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर बच्चे बात कर रहे होते हैं, जिसमें पहला बंदा कहता है, ओए तूने ये न्यूज़ सुनी? जिसमें दूसरा कहता है, क्या? और पहला बंदा बताता है कि ऑस्कर क्रूशियन हमारे व्हाइट टावर का सबसे तगड़ा टीचर बन गया है और चारों ओर केवल उसी की बातें हो रही हैं। जिसे सुनकर वो दूसरा बंदा कहता है, पर वो तो केवल बिगनर लेवल मेजर्स को पढ़ाता है ना? और वो पहला बंदा बताता है, नहीं नहीं, मैंने तो ये सुना है कि उसकी क्लास लेने लेवल 4 से लेवल 5 के मेजर्स भी जाते हैं। जिसे सुनकर उसके साथी कहते हैं, तब हमें भी उसकी क्लास लेने जाना चाहिए। और वो पहला बंदा कहता है, तो चलो जल्दी से खड़े हो जाओ, फिर देर किस बात की, चलो चलते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि इन सभी की बातें पीछे बैठी एक लड़की भी सुन रही होती है। फिर जैसे वो पहला बंदा खड़ा होता है, उसी के साथ कई बच्चे और भी खड़े हो जाते हैं क्लास में जाने के लिए। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जो पहले से बच्चे बैठे थे वो पीछे देखकर कहते हैं, तुम्हें नहीं लगता कि आज बच्चे कुछ ज़्यादा ही आए हैं? और दूसरा बंदा कहता है, हाँ, आज तो यहाँ पर लेवल 4 और लेवल 5 के मेजेस भी हैं। फिर भी ये क्लास एक बेसिक क्लास है, तब भी इतने लोग आए हैं। अरे वो तो मैक्सिम एल्डर है ना, वो भी ये क्लास लेने आए हैं। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर क्लास के अंदर घुसते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग बच्चों, मुझे खुशी हुई कि तुम मेरी क्लास लेने फिर से आए और आज मैं तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैजिक सिखाने वाला हूँ, जो कि व्हाइट टावर के हर मैच को आना ही चाहिए। और इस बात को सुनकर पीछे बैठे बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो चिल्लाने लगते हैं, हू, एक नया मैजिक। पर तभी हमारा मेन कैरेक्टर बताता है, वो मैजिक है विंड मैजिक। जिसे सुनकर वो बच्चे जो खुश हो रहे थे उनका मुंह पूरा उतर जाता है और वो अपने मन में कहने लगते हैं, क्या विंड मैजिक? अबे ये तो अभी बेसिक मैजिक है। अगर कोई टीचर तुम्हें सिखाए भी नहीं तो भी इसे तुम खुद से सीख सकते हो। क्या यार, इसने तो हमारा पूरा टाइम ही वेस्ट कर दिया। और तभी मैक्सिम एल्डर अपना हाथ खड़ा करते हुए पूछते हैं, ऑस्कर, आज तो मैं तुम्हारी क्लास केवल देखने आया था, पर क्या तुम सच में इन बच्चों को एक बेसिक लेवल का मैजिक, विंड मैजिक सिखाओगे? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ, मैं आज इन्हें विंड मैजिक ही सिखाने वाला हूँ। और वैसे एल्डर, आपको अगर कोई परेशानी ना हो तो क्या आप विंड मैजिक यूज़ करके दिखा सकते हैं? और मैक्सिम एल्डर हाँ में जवाब देते हुए अपने विंड मैजिक का यूज़ करते हैं, जिससे वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्म हवाएं चलने लगती है। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर एल्डर को थैंक यू कहता है, एमी लेवाइन, अब तुम्हारी बारी है, तुम अपना विंड मैजिक यूज़ करके दिखाओ। और अपना नाम सुनकर एमी थोड़ा घबरा जाती है, जिसके बाद वो शर्माते हुए विंड मैजिक का यूज़ करती है और उसके ऐसा करती वहाँ पर एक बहुत ही मीठी और गर्म हवा चलने लगती है, जो कि वहाँ पर बैठे बच्चों को बहुत पसंद आ रही होती है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तो क्या किसी को समझ में आया कि एल्डर, मैक्सिम एल्डर और एमी के विंड स्पेल में क्या फ़र्क था? जिसके जवाब में बच्चे कहते हैं कि एल्डर की पावर ज़्यादा थी, वहीं एमी की पावर कम थी। और दूसरा बच्चा कहता है कि एल्डर के विंड स्पेल की हवा बहुत ज़्यादा गर्म थी, वहीं एमी के विंड स्पेल की हवा हल्की गर्म और मीठी मीठी थी। और पीछे बैठी वो लड़की कहती है, इन दोनों के माना का नेचर अलग अलग था। और उस लड़की का जवाब सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, वेरोनिका फ्रिक्स, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। और इस बात को सुनकर वेरोनिका थोड़ी चौंक जाती है, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर उसका नाम पूरी क्लास के सामने लेता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर आगे कहता है, जैसा वेरोनिका ने कहा, मैक्सिम एल्डर और एमी के स्पेल के बीच में केवल एक ही डिफरेंस था, और वो था उनका नेचर ऑफ माना। पर यह बात आपको थोड़ी अजीब सी नहीं लगती? क्योंकि इन दोनों ने मैजिक को एक ही तरीके से कास्ट किया था, पर फिर भी मैक्सिम एल्डर के विंड की हवा बहुत ही ज़्यादा गर्म थी, वहीं एमी की हवा बहुत ही हल्की गर्म और मीठी मीठी थी। इसीलिए हमें केवल अपने मैजिक पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने नेचर ऑफ माना पर भी ध्यान देना चाहिए। चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या यहाँ पर किसी को पता है नेचर ऑफ माना क्या होता है? और एक लड़का अपना हाथ खड़ा करते हुए कहता है, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। माना सिस्टम 4 पार्ट में डिवाइड है, हार्मनी, स्पीड, एनहेंसमेंट और स्पेशल टाइम। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे बेटा, मैं ये नहीं पूछ रहा कि माना कितने टाइप का होता है, मैं ये पूछ रहा हूँ नेचर ऑफ माना क्या होता है। चलो छोड़ो, अब मैं ही तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले हम व्हाइट टावर से स्टार्ट करते हैं। हमारा व्हाइट टावर विंड को यूज़ करता है और ब्लू टावर वाटर को, इसीलिए हम हार्मनी सिस्टम में आते हैं। पर यहाँ पर किसी को पता है कि हम हार्मनी सिस्टम में ही क्यों आते हैं? और तभी एक लड़का जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि हमारी नेचर में ये एलिमेंट्स ज़्यादा हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, बिल्कुल सही जवाब। चलो मैं थोड़ा तुम्हें एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जो रेड और येलो टावर है ना, वो स्ट्रॉन्ग भी है और फास्ट भी, पर उनमें एक चीज़ की कमी है, वो है हार्मनी। अब तुम पूछोगे हार्मनी क्या होती है? गुड क्वेश्चन, समझाता हूँ, थोड़ा सब्र रखो। पहले ये जान लो कि हमारी दुनिया में हमेशा के लिए लाइटनिंग, कोल्ड और फायर नहीं रहती है। ये जब जब मौसम बदलता है तब तब आती है। पर वहीं इसके उल्टा हमारी दुनिया में हमेशा के लिए विंड और वाटर हमेशा ही रहता है,
ये एकदम अनलिमिटेड है। तो इसीलिए विंड और वाटर हार्मनी सिस्टम में आते हैं। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर आगे कहता है, विंड और वाटर हार्मनी सिस्टम में तो आते हैं, पर फिर भी इनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो चलो मैं तुम्हें एक और एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। ये मेरे हाथ में एक वाटर बॉल है। अगर मुझे इसे भाप बनाना है तो मुझे इसे लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना होगा, जिसके बाद गर्म हवा बनेगी। पर वहीं मैं गर्म हवा को बहुत ही आसानी से बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास विंड एलिमेंट है। तो इस बात से बच्चों हमें एक बात समझ में आती है कि विंड एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जो कि फ्रीली काम करता है। वो रेड टावर की फ्लेम जितना गर्म हो सकता है और लाइटनिंग टावर की स्पीड जितना तेज हो सकता है, वो ब्लू टावर के पानी जितना ठंडा हो सकता है। और एक मेन बात, ब्लू टावर का पानी तो तेल के साथ मिलता ही नहीं है, बल्कि हमारा विंड तो किसी के साथ भी मिल सकता है। इसीलिए विंड ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि प्योर हार्मनी सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए व्हाइट टावर के हर मेज को अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि उसके पास विंड एलिमेंट है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एल्डर को कुछ होने लगता है, जिससे उनके पास बैठा बच्चा उनसे पूछता है, एल्डर आप क्या ठीक है? पर एल्डर कुछ जवाब नहीं देते, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा शॉक हो जाता है और उस बच्चे को एल्डर से दूर होने को बोलता है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर एल्डर के पास पहुंचकर सभी बच्चों को कहता है, कोई भी एल्डर को हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि अगर हमने अभी उन्हें परेशान किया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। जिसे सुनकर बच्चे कहते हैं, पर एल्डर को हुआ क्या? वो अचानक से ऐसा बर्ताव कैसे करने लग गए? और हमारा मेन कैरेक्टर बताता है, वो ऐसा इसीलिए क्योंकि एल्डर अचानक से अवेकनिंग स्टेज में चले गए। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एल्डर अपनी आंखें खोल लेते हैं, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है, एल्डर क्या आप ठीक हैं? और एल्डर कहते हैं, नहीं, मैं लेवल 8 तक नहीं पहुंच पाया, पर फिर भी ऑस्कर तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसा कहकर वो हमारे मेन कैरेक्टर को गले लगा लेते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, नहीं एल्डर, मैंने तो कुछ नहीं किया, और वैसे भी आप मेरे टीचर हैं, मैं आपका टीचर नहीं। पर फिर भी एल्डर हमारे मेन कैरेक्टर को नहीं छोड़ रहे होते हैं, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, चलो अच्छा ही है, अगर एल्डर मेरे साथ ऐसा करेंगे तो और बच्चों को मुझ पर ज़्यादा विश्वास होगा और वो मेरी बात को अच्छे से मानेंगे। और वैसे ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि वेरोनिका फ्रिक्स मेरी क्लास लेने आई, जिसका जिक्र ऑस्कर क्रूशियन ने अपनी किताब में किया था, और अब जल्द से जल्द मुझे इसे अपनी साइड करना होगा। कहीं अगर ये कहीं और चली गई तो हमारे व्हाइट टावर के लिए दिक्कत हो सकती है। में हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, कल वेरोनिका ने मुझे कहा था कि ट्रेनिंग रूम के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। फिर हमें कल की हुई उनकी बातचीत दिखाई जाती है, जहां पर वेरोनिका हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है, क्या तुम ट्रेनिंग करते हो? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ऑफ कोर्स मैं ट्रेनिंग करता हूं। फिर वेरोनिका पूछती है, तो तुम एमएसटी का यूज़ क्यों नहीं करते, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी वहां पर नहीं देखा। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, एमएसटी वो क्या होता है? और वेरोनिका कहती है, क्या तुम्हें फ्यूचर इनोवेशन ट्रेनिंग रूम के बारे में नहीं पता? जिसे याद करके हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे नहीं पता तो क्या हो गया, वो तो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैंने उसके बाप को कूटा हो। हे भगवान, मेरी पिछली लाइफ में मरने के बाद यहाँ पर क्या क्या हो गया, मुझे तो इसे समझने में भी टाइम लगेगा। और कई देर चलने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस ट्रेनिंग रूम के सामने पहुँच जाता है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, फाइनली मुझे 300 ट्रेनिंग रूम पार करने के बाद ये कमरा मिल ही गया। वैसे मैंने ये भी नोटिस किया कि इस ट्रेनिंग रूम के दरवाजे का कलर दूसरे ट्रेनिंग रूम के दरवाजे से अलग है। तो चलो देखते हैं इस ट्रेनिंग रूम के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वेरोनिका इतनी तारीफ कर रही थी। और ऐसा कहते हुए हमारा मेन कैरेक्टर ट्रेनिंग रूम के अंदर आ जाता है, और जैसे ही वो अंदर आता है तो उसे एक आवाज़ आती है जो कि उससे कहती है, हेलो, आपका स्वागत है नेक्स्ट जनरेशन ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम में। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तो अच्छा, इस ट्रेनिंग रूम को बनाने में मैगी टेक का यूज़ किया गया है। और हाँ, मैं यहाँ पर उस मैगी की बात नहीं कर रहा जो कि 2 मिनट में बन जाती है, पर भाई मैगी भी 2 मिनट में नहीं बनती। फिर हमारा मेन कैरेक्टर आगे बताता है कि जो मैगी टेक है वो येलो टावर की एक कंपनी है जो कि टेक से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है, और आजकल तो वो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाकर बहुत ज़्यादा पैसे छाप रहे हैं। फिर वो आवाज़ हमारे मेन कैरेक्टर को अपने आप को रजिस्टर करने को कहती है, पर हमारा मेन कैरेक्टर उसे मना कर देता है, जिसे सुनकर वो आवाज़ हमारे मेन कैरेक्टर को अनरजिस्टर्ड प्लेयर बना देती है। फिर वो उससे पूछती है कि तुम कौन से लेवल पर ये ट्रेनिंग करना चाहोगी, और हमारा मेन कैरेक्टर सीधा पूछता है, तुम्हारे पास कितने लेवल्स हैं? और वो आवाज़ बताती है कि हमारे पास 100 लेवल्स हैं। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तो चलो
पहला लेवल लगाओ। जिस बात को सुनकर वो आवाज़ फर्स्ट लेवल स्टार्ट कर देती है, जिससे हमारी मेन कैरेक्टर के सामने 3 बॉल्स आ जाती हैं। फिर वो आवाज़ आगे बताती है कि तुम्हें इन तीनों बॉल्स को अपने फिजिकल और मैजिक अटैक से फोड़ना है, पर तुम यहाँ पर AOE मैजिक का यूज़ नहीं कर सकते। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर उन तीनों बॉल्स को बहुत ही आसानी से फोड़ देता है, जिससे वो लेवल 1 को बहुत ही आसानी से पार भी कर लेता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, लेवल 1 तो बहुत ही ज़्यादा ईजी था, अब लगता है मुझे मेरे लेवल का लेवल लगाना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो आवाज़ फिर से पूछती है कि आप कौन से लेवल पर ट्रेनिंग करना चाहेंगी, और हमारा मेन कैरेक्टर सीधा कहता है लेवल 100, जिसे सुनकर वो आवाज़ उसे वार्निंग देने लगती है। लेवल 80 से जो ऊपर के लेवल्स हैं उसमें बॉल्स का नंबर बहुत ज़्यादा और बॉल्स का साइज बहुत छोटा होगा, जिससे तुम्हें चोट लग सकती है। तो अगर तुम एक प्रेग्नेंट लेडी या छोटे बच्चे हो तो तुम्हें ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ कोई नहीं, चल गेम चालू कर। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा वार्म अप करने लगता है, पर तभी वो आवाज़ फिर से कहती है कि तुम्हारे सामने 1000 छोटी छोटी बॉल्स आ चुकी है, जिसे तुम्हें केवल फिजिकल और मैजिक अटैक से फोड़ना है। और याद रहे कि इसमें तुम AOE मैजिक का यूज़ नहीं करो, वरना तुम्हारी ट्रेनिंग कैंसिल हो जाएगी। और हाँ, अगर ये बॉल्स तुम्हें 10 बार से ज़्यादा टच हो जाती है तो भी तुम्हारी ट्रेनिंग कैंसिल हो जाएगी। और ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर विंड कटर मैजिक का यूज़ करके एक साथ बहुत सारी बॉल्स को फोड़ देता है। फिर वो उन बॉल्स को फोड़ते हुए अपने मन में कहने लगता है कि मुझे केवल इन बॉल्स को फोड़ना है, पर अगर मैं इसी तरीके से इन बॉल्स को फोड़ता रहा तो मेरा तो पूरा माना ही खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे मैं अपनी बहुत ही कम पावर का यूज़ करके इन बॉल्स को फोड़ पाऊं। और तभी वो सारी बॉल्स एक साथ इकट्ठा होके हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर एक साथ हमला करने लगती है, जिसे हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही फुर्ती से डच भी करने लगता है। और बॉल्स को डच करते हुए हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहने लगता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, ये बॉल जितनी ज़्यादा छोटी हुई हैं, इनकी एक्यूरेसी और स्पीड भी उतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर सारी बॉल्स को फोड़कर फ्लेक्स करते हुए कहता है, अब लग रहा है ना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। और जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर सारी बॉल्स को फोड़ देता है तो वो आवाज़ उसे कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने लेवल 100 को पास कर लिया है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा राहत की सांस लेते हुए कहता है, आज के लिए इतना वार्म अप करना काफ़ी है। मुझे पता नहीं था कि आजकल के यंग मेजेस ऐसी ट्रेनिंग करते हैं। अगर वो ऐसी ट्रेनिंग रोज़ करें तो वो मेरे ज़माने के मेजेस से तो ज़्यादा ताकतवर बन सकते हैं। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरी पिछली लाइफ से ज़्यादा ताकतवर बनना होगा। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर ट्रेनिंग रूम से बाहर जाने लगता है, पर तभी उसे बाहर वेरोनिका मिल जाती है, जो कि उससे कहती है, मुझे पता नहीं था कि तुम भी यहाँ पर आओगी। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्यों, मैं यहाँ पर आ नहीं सकता क्या? और वैसे तो मैं भी तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम सुबह सुबह यहाँ पर क्यों आई हो? वेरोनिका भी नाटक करते हुए कहती है, अच्छा मैं तो यहाँ पर सुबह सुबह नाश्ता करने आई हूँ, तुमने नाश्ता कर लिया? और हमारा मेन कैरेक्टर भी किसी से कम थोड़ी है, वो भी कह देता है, अच्छा नाश्ता करने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेरी भी एक थियोरी है कि हेल्दी माना हमेशा हेल्दी बॉडी में ही रहता है, इसीलिए हमेशा हेल्दी खाना चाहिए। और वेरोनिका चिढ़ते हुए कहती है, क्या तुम्हारी थियोरी? वो तुम्हारी थियोरी नहीं है। और ऐसा कहकर वो ट्रेनी रूम के अंदर जाने लगती है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, अबे ये लड़की मुझसे हमेशा चिड़ी हुई क्यों रहती है? क्या इसने दिन में जमाल गोटा पी लिया था? फिर हमें वेरोनिका को दिखाया जाता है, जो कि इस ट्रेनी रूम के अंदर होती है, जहां पर वो उस आवाज़ से कहती है, लेवल 50 स्टार्ट करो, क्योंकि मुझे वार्म अप करना है। फिर वेरोनिका आगे पूछती है, क्या रैंकिंग्स में कोई चेंज आया है या किलियन अभी भी आगे है? पर आवाज़ कहती है, हाँ यहाँ पर रैंकिंग्स में चेंज आया है। फिर हमें सभी रैंकिंग्स दिखाई जाती है, जहां पर नंबर 1 पर होता है AAA, जिसने 100 लेवल को 90 मिनट्स और 57 सेकंड में पार किया होता है। और फर्स्ट नंबर पर AAA नाम देखकर वेरोनिका कहती है, ये कौन है? पर वो आवाज़ वेरोनिका को साफ साफ मना कर देती है कि मैं आपको किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं बता सकती। फिर वेरोनिका सोचने लगती है, कहीं ये एल्डर तो नहीं? पर नहीं, एल्डर तो ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि इस टेस्ट को तो केवल लेवल 5 से नीचे के लोग ही देख सकते हैं। तो ये कौन है जिसने लेवल 100 को केवल 10 मिनट से कम टाइम में पार करके पूरे कॉन्टिनेंट का रिकॉर्ड तोड़ दिया हो? फिर वेरोनिका उस आवाज़ से फिर से पूछती है, मैं तुमसे वापस पूछ रही हूँ, ये जो लेवल 1 पर बंदा है वो है कौन? पर वो आवाज़ फिर से मना कर देती है कि मैं आपको किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती हूँ, जिससे उसे गुस्सा आने लगता है और वो सोचने लगती है, कहीं ये ऑस्कर क्रूशियन तो नहीं? और वो आवाज़ फिर से मना कर देती है, मैं आपको किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती। जिससे तो वेरोनिका फट जाती है और वो कहती है, अरे मुझे पता है तू मुझे किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती है, माफ़ कर दे मुझे, मैं नहीं पूछूंगी तुझसे वापस। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसे देखकर एल्डर मैक्सिमम कहते हैं, परफेक्ट टाइमिंग ऑस्कर, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। और हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है, क्या हुआ एल्डर, आपको मुझसे कोई काम था? और एल्डर बताते हैं, हाँ मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ बताइए ना, मैं अभी फ्री हूँ। फिर एल्डर बताते हैं, बात यह है ऑस्कर, मुझे फिडेल्ना ने बताया कि मार्केट में कोई भी दुकानदार हमारा पोषण नहीं खरीद रहा है। जिससे हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा चौंकते हुए कहता है, क्या, पर क्यों, कहीं इसमें ब्लू टावर का तो हाथ नहीं? और एल्डर कहते हैं, हाँ
हमें भी ऐसा लगता है कि इसमें ब्लू टावर का हाथ है, क्योंकि ये पोर्शंस तुमने बनाए हैं, तो तुम्हें भी इस बात का ध्यान रहना चाहिए, जिससे तुम इस परेशानी को दूर करने का कोई रास्ता ढूंढ सको। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है कि हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि कैफे में खड़ा होता है और अभी उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि ब्लू टावर वाले उसके रास्ते में आ रहे हैं। जिससे उसके पीछे खड़ा लड़का उस लड़की से कहता है, अभी ये तो ऑस्कर है ना, पर ये आज इतना गुस्सा क्यों है? और वो लड़की कहती है, हाँ यार, इसके पास जाने से तो मेरी ठंडी चाय भी गर्म हो गई। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर के सामने दो बंदे जो कि डिलीवरी बॉय हैं वो बातें कर रहे होते हैं, जिसमें पहला बंदा कहता है, बाय द वे तुझे पता है इस बार व्हाइट टावर ने हमारी सैलरी बढ़ा दी है। और दूसरा बंदा कहता है, हाँ मैंने भी सुना है, व्हाइट टावर के पास अब बहुत अच्छा पैसा आ गया है, फिर भी हम ये डिलीवरी का काम क्यों कर रहे हैं? आप तो हमें पोषण का काम करना चाहिए ना। और वो पहला बंदा कहता है, क्या पता यार, हमें तो जो टावर के मास्टर कहेंगे हमें तो वही करना पड़ेगा। और दूसरा बंदा कहता है, हाँ यार, हम कर भी क्या सकते हैं। और उनकी बातों को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, हाँ ये सही तो कह रहे हैं, डिलीवरी बिजनेस कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगती है पर पैसा बहुत कम मिलता है। और तो और इस बिजनेस को करने वाले को पॉलिटिकल सपोर्ट भी नहीं मिलता। हाँ, पर अगर मुझे इस बिजनेस का कोई फ़ायदा ढूंढना हो तो वो ये हो सकता है कि हमारे जो व्हाइट टावर के लोग हैं वो दूसरे टावर के मुकाबले आम आदमी से ज़्यादा जुड़े होते हैं। वो उनकी भावनाओं को समझते हैं और उनसे उसी तरह से बातचीत करते हैं। फिर वो टोपी वाला विंड राइडर अपने साथी से कहता है, चल यार मैं चलता हूँ, वरना वहाँ पर सभी को चिंता हो जाएगी कि मैं आया क्यों नहीं। और उसका साथी कहता है, चल यार मुझे भी जाना है, क्योंकि आज मेरे पास बहुत भारी सामान है। पर कोई दिक्कत नहीं कि जब मैं भारी सामान डिलीवर करता हूं तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और खुश होकर मुझे बहुत अच्छा अच्छा खाना भी खिलाते हैं। जिसे सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर को एक आइडिया आता है और उनसे पूछता है, एक्सक्यूज़ मी भाई, मुझे एक बात पूछनी थी, जब तुम डिलीवरी करते हो तो तुम लोगों से फेस टू फेस मिलते हो? और वो बंदा कहता है, हाँ लगभग हमेशा, क्योंकि हमें डिलीवरी देकर उनके सिग्नेचर भी लाने होते हैं। और इस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उस विंड राइडर से हाथ मिलाते हुए कहने लगता है, अरे थैंक यू भाई, थैंक यू, तूने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहां से भागते हुए सीधा वाइस मास्टर के पास पहुंचता है और उन्हें सारा प्लान बताता है। और वाइस मास्टर कहते हैं, तो तुम अच्छा ये कहना चाहते हो कि जो हमारे विंड राइडर्स हैं वो लोगों के घर तक पोशंस को पहुंचाए? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, एग्जैक्टली, क्योंकि मार्केट में कोई भी दुकानदार हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा है, तो हम लोगों के घर पर सीधा उस प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे। और वाइस मास्टर कहते हैं, पर इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि रोजाना कोई पोषण का यूज थोड़ी करता है। और हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है, अरे वाइस मास्टर, मैं पोषण की बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो कोई नई चीज़ की बात कर रहा हूँ। जिससे वाइस मास्टर को कुछ समझ में नहीं आता और वो कहते हैं, ऑस्कर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मुझे ढंग से समझाओ। और हमारा मेन कैरेक्टर वाइस मास्टर से एक पेन और पेपर लेते हुए कहता है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, हमारे व्हाइट टावर का जो मिड ग्रेड पोषण है वो रिकवरी के लिए सबसे बढ़िया है, पर क्यों ना हम इसे एज और जेंडर के हिसाब से 4 भागों में डिवाइड करके रिलीज करें, जिसमें पहला होगा छोटे छोटे बेबीज़ के लिए, जो कि उनकी ग्रोथ और हड्डियों को मजबूत करने का काम करेगा। और दूसरा होगा जवान आदमियों के लिए, जो कि उनकी मसल ग्रोथ को और भी अच्छा करने का काम करेगा। और तीसरा होगा उन बुढ़ी औरतों के लिए जो कि हमेशा जवान दिखना चाहती हैं, एकदम स्लिम ट्रिम। और चौथा होगा उन बूढ़े आदमियों के लिए जो कि उनकी इम्यूनिटी और स्टैमिना बढ़ाने का काम करेगा। तो ये तो हो गए हमारी 4 मेन टारगेट्स। पर अगर हमें हमारी सेल्स को और भी अच्छा करना है तो हमें कुछ कॉम्बोज निकालने होंगे। जैसे बेबीज़ के पोषण के साथ अगर आप मसल ग्रोथ का पोषण खरीदते हैं तो आपको कुछ % डिस्काउंट मिलेगा, और ऐसा करके हम और भी ज़्यादा कॉम्बोज बना सकते हैं। पर हाँ, यहाँ पर एक और दिक्कत है, हमें पोषण नाम को चेंज करना होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी नाम है। तो हमें कुछ ऐसा नाम रखना होगा जो कि मार्केट में नया नया हो और एकदम झक्कास हो। और इसी के साथ हमारा ये सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है और वो कह रहा होता है कि सच में मेरा ये शरीर बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा हो गया है, अब तो मेरे शरीर में इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं उठकर चल सकूं। और तभी हमारा विंड राइडर वहां पर आ जाता है और वो कहता है, अरे ग्राहम चाचा, आपके लिए लेटर लाया हूं। जिसे देखकर वो बूढ़ा चाचा कहता है, अरे तुम फिर से आ गए। और हमारा विंड राइडर कहता है, अरे क्या करूं चाचा, आज फिर से आपके लिए लेटर आया है तो आना तो पड़ेगा ही ना, ये लो आपका लेटर। जिस लेटर को देखकर वो चाचा कहते हैं, अरे वो बूढ़ा अभी भी जिंदा है। और हमारा विंड राइडर कहता है, अरे हाँ, उन्होंने कहा है अभी मरकर क्या करेंगे चाचा, अभी तो हमें 100 साल और जीना है। जिसे सुनकर चाचा कहते हैं, अरे 100 साल कहाँ बेटा, 100 साल, यहाँ पर तो 80 साल में ही मेरा शरीर इतना ज़्यादा दुखने लग गया है, तुम्हें क्या ही बताऊं। जिसे देखकर वो विंड राइडर पूछता है, अरे क्या हुआ चाचा, आज तो आप बहुत ही ज़्यादा सुस्त और कमज़ोर लग रहे हैं। जिसे सुनकर वो चाचा कहते हैं, अरे क्या बेटा, बुढ़ापा आ गया है तो कमज़ोरी तो आएगी ही।
जिसे सुनकर हमारा विंड राइडर अपने थैले से कुछ निकालते हुए कहता है, तो क्यों ना चाचा आज आप इसे ट्राई करें। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और मांगा एक्सप्लेन करें तो उसको भी कमेंट में लिख दें।